लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये प्रॉब्लम 2 है जो मैंने नोट्स में इसको लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैन हार्न की जो है रिटन बुक, वहाँ से हमने इसको लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कर लेते हैं। When a B company and the good have company are identical in every respect except the when a B company is not financially levered। यानी मैं इसको एब्रीवेशन के तौर पर पढ़ लेता हूँ। एक हमारे पास W कंपनी है और एक हमारे पास G कंपनी है। जो हमारे पास W कंपनी है उसके बारे में उन्होंने कहा है दिस इज नॉट फाइनेंशियली लिवर्ड, यानी ये नॉट लिवर्ड। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट नोट इधर लिख लेता हूँ। यानी जो हमारे पास W कंपनी है बेसिकली ये क्या है, अनलिवर्ड कंपनी है। Whereas the G company has 2 million in 12% bonds, यानी इसके अंदर जो है डेट शामिल है। यानी इसको मैं अगर ये लिखूं, जो G एक लिवर्ड कंपनी है इसके अंदर क्या है, डेट जो है वो कितना है, 2 मिलियन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेट का वो कितना है, 12% है। तो ये दो चीजें मैंने पहले सेपरेट कर ली। देयर आर नो टैक्सेस, टैक्सेस यहाँ पर नहीं है। एंड द कैपिटल मार्केट्स आर assumed to be perfect. The earnings of both companies are not expected to grow, and all earnings are paid to the shareholders in the form of dividend. यानी जितना भी earnings होंगी वो is equal to dividend होगी। ठीक है, तो ये assumptions में हम पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं। The valuation of the two firms is shown as follows. W कंपनी यानी ये हमारे पास क्या है, अनलिवर्ड है, और G कंपनी ये हमारे पास लिवर्ड है। तो आप यहाँ पे देखें नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये बेसिकली हम किसको कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को नेट ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। क्योंकि हमने एजम्पशंस में भी ये बातें लिखी हुई हैं कि वो सेम होती हैं, EBITs जो है लेवल, तो देखें यहाँ पे भी ये सेम ही है। इंटरेस्ट ऑन डेट लिवर्ड फॉर्म, जो अनलिवर्ड फर्म है इसमें क्योंकि डेट नहीं है तो इंटरेस्ट 0 है, और इसके अंदर जो है इंटरेस्ट क्योंकि पाया जाता है डेट की वजह से, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना अमाउंट बनेगी, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 2 मिलियन का 2 मिलियन इसका 12%, तो ये आपके पास एग्जैक्टली ये इंटरेस्ट की अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स, यानी जितना भी अब रिमेनिंग अर्निंग्स हैं वो इक्विटी होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। ये 6 लाख और यहाँ पर 3,60,000, क्योंकि टैक्स यहाँ पे है नहीं तो इसलिए ये सारे की सारी अर्निंग्स नेट इनकम कहलाएंगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फिर थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। EBIT, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से टैक्स माइनस करते हैं, तो फिर ये जो हमारी अर्निंग्स आती हैं नेट इनकम हम इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नेट इनकम, जो कि डिविडेंड के तौर पर दी जाती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, टैक्स है ही नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अर्निंग्स बच जाती हैं यही हमारी नेट इनकम है और यही हमारा डिविडेंड है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कर ले। यहाँ पर क्योंकि एक डिफरेंट बुक का ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वर्डिंग में जरा डिफरेंस पाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है कास्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये हमें बता देगी, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट उसके बाद हमें बताया गया है, और फिर यानी ये चीज ऐसे लिखी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट, तो टोटल क्या बन गया, वैल्यू ऑफ फर्म बन गया। यहाँ पर आप देखें ये वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया, ये वैल्यू ऑफ डेट हो गया, और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बन गई इसमें और ये इसमें। उसके बाद इम्प्लाइड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं के नाट को या वैक को। तो यहाँ पर 15% है और यहाँ पर 14.12% है, यानी 0.1412। डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पर तो डेट है नहीं
ठीक है, क्योंकि अनलिवर्ड फर्म है और यहाँ पर इसकी रेशो क्या है 89.89। You owned 22,500 वर्थ ऑफ जी कंपनी स्टॉक। अब जी कंपनी कौन सी है? लिवर्ड फर्म है, यानी आपने ऐसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं और जिनकी वैल्यू तो 22,500 है और वो लिवर्ड फर्म है जिसके अंदर डेट पाया जाता है। शो द प्रोसेस एंड द अमाउंट बाय विच यू कुड रिड्यूस योर आउटले थ्रू द यूज ऑफ आर्बिट्राज। ठीक है, यानी आप जी कंपनी के स्टॉक होल्डर हैं, आप आर्बिट्राज के थ्रू, यानी जी कंपनी क्योंकि लिवर्ड फर्म है, ठीक है, तो आर्बिट्राज के थ्रू आप लिवर्ड फर्म की बजाय अनलिवर्ड फर्म में जाएं और वहां पे भी सेम रिटर्न यानी आप अर्न करें और कुछ लेआउट जो लेआउट या आउटले या लेआउट या आउटले जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होता है वो भी आपका सेव हो जाए, यानी पैसे कम लगे लेकिन रिटर्न आपका सेम हो दोनों कंपनियों में। अभी आप किस कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं? लिवर्ड कंपनी के। आप आर्बिट्राज प्रोसेस के थ्रू अनलिवर्ड फर्म में आए और सेम रिटर्न अर्न करें और कुछ पैसे भी वहां पे सेव कर लें, बचा लें, यानी आउटले आपका, आपकी आउट ऑफ पॉकेट जो अमाउंट हो वो कम से कम खर्च हो। ठीक है, और ये भी बताएं कि ये प्रोसेस कब सीज होता है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने जरा उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट था इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखें यहाँ पे हम स्टेप्स लेते हैं। आप ये देखें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जी कंपनी, यानी जो कि लिवर्ड फर्म है, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है। इन्वेस्टमेंट इन जी कंपनी जो कि एक लिवर्ड फर्म है। ठीक है, अब आप गौर से देखते हैं स्टेप्स को। आपने कितने शेयर्स लिए हुए अमाउंट के? 22,500। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो है $22,500। ठीक है, तो अब दूसरा आप ये देखें कि इस इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो आपकी कितना है इस फर्म के अंदर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपके सामने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और ये है जी कंपनी और इसकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 22,50,000 और आपने इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है? 20,500। तो आप परसेंटेज देखें कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी यानी शेयर्स की अंदर और टोटल जो इक्विटी है वो है 22,50,000 इनटू 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो आप जी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ। तो आप ज़रा ये कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर है आपके पास? हरी आप क्विकली, मुझे आंसर करने अब आपने इसमें इन्वॉल्व होना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर्स में इसी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है जो होममेड लिवरेज वाले। हरी आप क्विकली ये परसेंटेज कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे जरा हाथ चलो, शाबाश। 1% सर। ओके, दैट सर इज 1%। ओके ओके 1%। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रेशियो है यहाँ पे 1%। अब आप ये देखें इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपने की हुई है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। एज वी नो कि जितना भी कंपनी की अर्निंग्स हैं वो तमाम के तमाम क्या दे दी जाती हैं? एज डिविडेंड दे दी जाती है। तो जरा यहाँ पे गौर करें, अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो जी कंपनी की अर्निंग्स कितना है? 3,60,000। टोटल अर्निंग्स 3,60,000। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू यूर इन्वेस्टमेंट रेशियो, राइट?
तो ये कैलकुलेट करें तो ये कितना बना, व्हाट इज द डॉलर अमाउंट? 3600। 3600, राइट। तो ये हमारे पास यानी करंट सिचुएशन है जिस कंपनी के हमने शेयर्स लिए हुए हैं, जी कंपनी के, ठीक है, और वो लिवर्ड फॉर्म है, और उसमें हमारी रेशो क्या है इन्वेस्टमेंट की, कितने परसेंट हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वहां से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, इन डॉलर फॉर्म। अच्छा जी, अब हम ये चाह रहे हैं कि थ्रू आर्बिट्राज, ठीक है, और होममेड लिवरेज जिसे हम कहते हैं, हम एक अनलिवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करें सेम प्रोपोर्शन से, यानी 1% से, और सेम रिटर्न हम अर्न करें, और कुछ सेविंग भी हो जाए, इन देखें, एंड रिड्यूस योर आउटले इफ पॉसिबल, ठीक है, कि हमारा आउटले भी रिड्यूस हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी हमारी 1% हो, और रिटर्न भी हमारा 3600 हो, लेकिन हम किस फर्म में इन्वेस्ट करें, अनलिवर्ड फर्म में, बट थ्रू प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज। नाउ वी सी, तो ये देखें स्टेप्स हम लेते हैं फर्दर। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सोल्ड योर इन्वेस्टमेंट in G company. Sold your investment in G company. जब आप सेल आउट करेंगे शेयर्स, तो सेल प्रोसीड्स आपकी कितना होंगी, $22,500, यानी आपके जितनी इन्वेस्टमेंट थी जी कंपनी के अंदर 22,500 के जो आपने शेयर्स लिए हुए थे, वो आपने बेच दिए और आपके पास पैसे आ गए 22,500, राइट। अब आपने क्या करना है फर्दर, नेक्स्ट स्टेप पे, बारो, ठीक है, 1%, यानी पर्सनल डेट आपने लेना है, क्या करना है, पर्सनल लोन लेना है, पर्सनल डेट लेना है। अब ये 1% क्यों, क्योंकि आपने 1% की बेस पे चलना है जो आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो है, ठीक है। आप जरा गौर से देखें, हमने ये एजम्पशंस में से एक एजम्पशन पड़ी हुई है कि जो इन्वेस्टर है, यानी वो चाहे वो इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, दोनों मार्केट से डेट ले भी सकते हैं, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी सेम होगा, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। तो अगर हम देखें जो टोटल लोन है लिवर्ड फर्म का, टोटल लोन है जो जी कंपनी का, वो कितना है, 2 मिलियन, ये हमने ऊपर पढ़ा है ना। अब आप जी कंपनी को तो इग्नोर करेंगे क्योंकि आप, लेकिन ये ध्यान में रखना है जी कंपनी के आप इन्वेस्टर कितना थे, 1% थे, ठीक है, ये एक फैक्ट मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप सेम, यानी इसका मतलब है अगर जी कंपनी ने डेट 2 मिलियन लिया हुआ है, तो आप भी उसमें 1% के शराकतदार हैं उसमें, यानी आपका भी उतना ही डेट बर्डन है जितना कि आपने जी कंपनी का है 2 मिलियन, ठीक है। आप सेम इसी बेस पे, यानी जितना आपके प्रोपोर्शन डेट का यहाँ पे था जी कंपनी में, आप उतना मार्केट से पर्सनल लोन ले लेते हैं, यानी 2 मिलियन, इसका 1%, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा $20,000, ठीक है। तो ये 1% हमने क्यों लिखा, अगेन कंफ्यूजन था कि ना, क्योंकि हमारा जो स्टेक है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट रेशो है लिवर्ड फर्म के अंदर, वो 1% है, इस वजह से तो हम हर जगह पे डेट और इक्विटी में 1% के ही इन्वेस्टर हैं, ओके। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊं, इंटरेस्ट अब हमें देना पड़ेगा इस पर्सनल लोन के ऊपर, कंपनी नहीं देगी लेकिन हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पर्सनल डेट। अगेन अजम्पशन हमारी वही है कि अगर हमने इन्वेस्टर हम इंडिविजुअल हैं या हम कंपनी है, तो हमें इंटरेस्ट रेट सेम पड़ता है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। तो इसका मतलब है अगर मैं $20,000 उधार लेता हूँ,
तो मुझे 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैलकुलेट इट, कितना बनता है ये? 2400। ओके 2400। तो ये है मुझे इंटरेस्ट इसके ऊपर देना पड़ेगा। अब फोर्थ स्टेप, टोटल प्रोसीड्स, टोटल कैश मेरे पास कितना हो गया? नंबर 1, फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक ऑफ जी कंपनी, वहां से मुझे 22,500 मिल गए थे क्योंकि मैंने वो शेयर्स बेच दिए। और अमाउंट बारोड 20,000, ये मैंने ले ली। तो टोटल मेरे पास जो कैश अवेलेबल हो गया 42,500। एक ये स्टेप हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मूव टुवर्ड्स डब्ल्यू कंपनी जो अनलिवर्ड फर्म है, ठीक है, यानी मेक इन्वेस्टमेंट, इन डब्ल्यू कंपनी जो कि अनलिवर्ड, ठीक है। अब आप जरा देखें, जो डब्ल्यू कंपनी है उसमें टोटल उसकी इक्विटी कितनी है, क्योंकि डेट तो है नहीं उसमें, टोटल उसके अंदर इक्विटी कितना है। ये देखिए, ये हाईलाइट हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो डब्ल्यू कंपनी के अंदर जो इक्विटी है वो कितना है? 4 मिलियन, 40 लाख। नाउ लेट्स सी, 4 मिलियन उसकी टोटल इक्विटी है। तो हम क्योंकि सेम उसी रेट पे रहना चाहते हैं 1% पे, तो हमारा जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी वो कितना बनेगी? कैलकुलेट करें आप इसको, तो कितना बनता है? 40,000। ओके 40,000, ठीक है। तो हमारे पास जो अवेलेबल कैश है या अवेलेबल प्रोसीड्स है वो कितना है? 42,500। नाउ स्टेप 6, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखें अब 40,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन डब्ल्यू कंपनी, ये मैं इधर मेंशन कर दूं, जो कि अनलिवर्ड फॉर्म में। इसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कितना वो दे रही है जो इक्विटी होल्डर है? यू विल सी दैट इज 15%। ये देखिए, इम्प्लाइड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, इससे हटके ये भी आप देख सकते हैं। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये के ई जो लिखा हुआ है, कास्ट ऑफ इक्विटी होल्डर्स 15, क्योंकि ये अनलिवर्ड फर्म है, इसका कास्ट ऑफ इक्विटी और वैक इक्वल होते हैं। हम ये बार बार पहले अपने स्टडीज में पढ़ चुके हैं। तो यानी 15% जो है ये क्या कर रही है? इंटरेस्ट रिटर्न सॉरी पे कर रही है। तो 15% जब रिटर्न होगा तो हमारा रिटर्न उसमें से कितना होगा? कितना बनता है जी ये? 6,000। ओके, तो ये जी हमारे पास बन जाता है $6,000, यानी हमारा रिटर्न इसमें बनता है लिवर्ड फार्म से अनलिवर्ड फार्म की तरफ जब आते हैं तो 6,000। लेकिन हमारा जो नेट, हमारी नेट रिटर्न बनेगा या नेट सेविंग्स कह लें, वो कितना होगा? मैं प्रोसेस या स्टेप यहीं पे भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ। रिटर्न फ्रॉम W जो कि अनलिवर्ड है $6,000, एंड इसमें से माइनस में कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, बल्कि ये आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 2,400। ये माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नेट रिटर्न जो है कितना बन गया? ये $3,600।
तो देखिए हमने सेम रिटर्न अर्न कर लिया जो कि हम एक लिवर्ड फर्म में अर्न कर रहे थे। लिवर्ड, ये देखिए स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 के अंदर हमने ये कैलकुलेट किया था 3600। ठीक है, एक लिवर्ड फर्म के अंदर हमारा जो रिटर्न था वो कितना था। ठीक है, तो अब सेम हमने एक अपनी पर्सनल यानी लिवरेज क्रिएट करके, होममेड लिवरेज क्रिएट करके आर्बिट्राज प्रोसेस के थ्रू हम सेम उसी रिटर्न पर पहुंच गए हैं विदाउट इन्वेस्टिंग इन लिवर्ड फर्म। ठीक है, और दूसरा एक तो हमने ये सेम रिटर्न अर्न कर लिया, ये देखिए सेम रिटर्न एज इन लिवर्ड फर्म, यानी जो GL थी, लिवर्ड फर्म। ठीक है, और दूसरा आउटले भी हमारा रिड्यूस हो गया, कैसे, हमारे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल थी 42,500 जबकि हमने इन्वेस्टमेंट की थी 40,000, तो हमें कितना अमाउंट सेविंग हो गई 2,500। ठीक है, तो ये हमारा आउटले भी इस अमाउंट से रिड्यूस हो गया और हमारा रिटर्न भी वही रहा जो एक लिवर्ड फर्म में था जब हमने जी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ये था जी आपको एक क्वेश्चन जिसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा हुआ था, अगर आप रिक्वायरमेंट की तरफ हैं, यू ऑन 22,500 वर्थ ऑफ जी कंपनी स्टॉक, शो द process and the amount by which you could reduce your outlay through the use of arbitrage. Through the use of arbitrage. Secondly, when will this arbitrage process cease? कि ये प्रोसेस कब सीज होगा, यानी इस तरह से ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा। तो इसको हमने एक्सप्लेन ही करना है जस्ट। ये प्रोसेस ऐसा कब तक चलता रहता है। When there is no further opportunity for investing or utilizing फंड्स, या जो अमाउंट हमारे पास होती है अवेलेबल, एंड देयर आर, यानी यहाँ पे देखो मेंशन किया, व्हेन देयर आर नो फर्दर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फंड्स एंड देयर आर नो एंड yes so से कह लें and achieving the same total return and achieving the same total return, arbitrage will cease. When there is no further opportunity for investing funds and achieving the same total return, arbitrage then will cease. एक ये बात, और दूसरा जब ये प्रोसेस सीज होगा तो उस वक्त क्या होगा, जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म होगी, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म वो क्या होगी, इक्वल होगी, चाहे वो लिवर्ड फर्म है चाहे वो अनलिवर्ड फर्म है। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको आपने अटेम्प्ट करना था और इसको सॉल्व करना था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किए हैं और अब आपके सामने एक दफ़ा फिर भी ये हो गया। तो आप इसको केयरफुली दोबारा से एनालाइज करें। ये स्क्रीन आपके सामने है, मुझे बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप फर्दर पूछ सकते हैं।